एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्लास 12th का जो हमने ओसीएम स्टार्ट किया था उसमें सबसे पहला हमने फर्स्ट टॉपिक फिनिश किया है प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस को इम्पॉर्टेंस भी समटाइम्स कहा जाता है। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इफ कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, देन they are in the form of predetermined solution of the problems which are recurring। तो अगर हम जब कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, तो ये एक चीज़ ये भी आती है कि वो पहले से प्रीडिटरमाइंड रहती है, यानी कि पहले से ही पता रहता है कि इसके प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होना चाहिए, जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एंड दे आर गाइडिंग द मैनेजर्स सो दैट important for every manager to know them, and in every type of organization or in a group activity one need to apply principle according to the nature। अब सारे जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, वो उनमें अलग अलग तरीके से प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है, चाहे वो मतलब किसी भी नेचर का हो, साइज़ ऑफ किसी भी तरीके का साइज़ ऑफ बिजनेस हो, रिक्वायरमेंट्स हो, है ना, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो। सो दीज प्रिंसिपल आर टेस्टेड एंड प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड फ्रॉम मेनी ईयर्स, एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। तो ये जो प्रिंसिपल है ये वर्ल्ड वाइड जो है वो क्या है, एप्लीकेबल, और ये आज के नहीं सालों से अप्लाई की जा रही है। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, हर कोई इसको अप्लाई करता है अगर उसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल या प्रॉफिट मेकिंग बनाना है तो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जो मैनेजर है उसे ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। अगर हमें प्रिंसिपल पता रहेंगे या एक मैनेजर को प्रिंसिपल पता रहेगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स को समझेगा, सिचुएशंस को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट रिजल्ट जो है या प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। It further helps the manager to find out the solution to the problem and handle the situation। कैसे भी क्रिटिकल क्रूशियल सिचुएशन उसको प्रॉपर हैंडल करना एंड प्लस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आ जाती, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लगता है, बहुत सारी नॉलेज लगती है, बहुत सालों का यू कैन से एक्सपेरिमेंट लगता है। सो द यूज़ ऑफ दिस प्रिंसिपल इज़ हेल्पिंग मैनेजर अबाउट अ मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन। दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड गोल्स कैन बी अचीव इन अ एप्रोप्रिएट मैनर। अगर प्रिंसिपल को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे वे में यूज़ करती है तो जो उसका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, पहला तो वो बचता है, दूसरा जो वो अचीवमेंट चाहता है उसे अप्रोप्रिएट वे में क्या करता है, अचीव कर पाता है। सो नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जो भी चीज़ें हो उनका अच्छे वे में यूज़ करना। सो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर यूज, दैट इज़ फिजिकल रिसोर्सेज जहाँ पे मटेरियल होता है, मशीन होती है, मनी होती है, और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको मैन पावर कहते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज बोथ। एक प्रॉपर मैनेजमेंट ये होता है कि दोनों में ही प्रॉपर बैलेंस बना रहे, ना ही एक्सप्लॉयटेशन हो, ना ही ओवर यूज़ हो, ना ही वेस्टेज हो। ठीक है, while maintaining discipline and healthy working environment, management always use techniques and principle. It helps to establishing cordial relationship between management and employee, which increase efficiency level of employees and also facilitate the effective administration। जैसे एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे, use of standard tools and machinery helps
इन इंक्रीजिंग क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अब इसको मैं एकदम सिंपल से भाषा में आपको बताती हूँ। देखो, जो दो टाइप का रिसोर्स, अगर एक कंपनी उसका प्रॉपर यूज़ करती है तो वेस्टेज तो नहीं होगा, वेस्टेज ना करे। दूसरी चीज़ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन और वर्किंग हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, सो दैट वो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अपने एम्प्लॉय से अच्छा काम करवा के लेते हैं, बेस्ट वे में काम करवा के लेते हैं, ताकि जो उनका जो फिज़िकल रिसोर्स है वो भी वेस्टेज ना हो, जो ह्यूमन रिसोर्स हो वो भी वेस्ट ना हो, है ना। उनके जो अच्छे एम्प्लॉयज़ वो छोड़ के ना जाए, जो एम्प्लॉयज़ है वो एकदम ही डेडिकेशन के साथ काम करे। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आती है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन में हम देखते हैं इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन। मतलब जो डिसीजन है वो काफ़ी हद तक सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। सो प्रिंसिपल ट्रेन द मैनेजर टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन tactfully, otherwise the manager have to work always with a trial and error method। With use of various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation to search alternative option and their result। अब कोई यहाँ पे अगर टैक्टिक्स लगाई जा रही है, कोई भी तरीके की अगर स्ट्रैटेजी को यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करेंगे। क्या यानी कि पहले ट्रायल किया क्या वो सक्सेसफुल हो रहा है, फिर उसमें कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं, उनमें किस तरीके से काम करना चाहिए, है। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर वे में काम करती है और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट जो है वो कंपनी को प्रोवाइड कराती है। सो फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे क्या समझ में आता है हमें, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर एक एस्पेक्ट को देखना चाहिए, वो सोशल वाइज हो चाहे सोसाइटी वाइज हो। दे आर नॉट डेवलप only from viewpoint of handling and resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility of organization, so that क्या होगा यहाँ पे, they can focus on providing quality product at reasonable price, avoiding artificial monopolistic situation in a market, fair competition, fair remuneration, change in environment and healthy working place को भी क्या करेगा, बनाएगा और स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी लाएगा। अब यहाँ पर ये सिचुएशन बताया गया है कि अगर जो हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हम बहुत सारे अच्छी पॉसिबल चीज़ें अचीवमेंट ला सकते हैं। जैसे कि अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, वो भी रीज़नेबल प्राइस पे। जो मोनोपोली मार्केट में फैली हुई है उसको अवॉइड करेंगे। एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन लाएंगे, लोगों को फेयर रेम्यूनरेशन यानी कि फेयर जो उनका सैलरी वो मिलेगा। एनवायरनमेंट चेंज होगा, वो जो भी वर्क प्लेस है वो हेल्दी रहेगी और एज वेल एज लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ होगा। सो नेक्स्ट वन इज़ इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही जो है चीज़ें और बेटर वे में होके बाहर आती है। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ आर डायनामिक। वाई? बिकॉज क्योंकि वो छोटा एरिया नहीं, बहुत वास्ट एरिया है। Their nature goes on changing along with the changes in the business world. So over the year, they have developed to suit the current need and enable the manager to bring consistent improvement in them. हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इतना पढ़ने से बेटर है। R&D department always work on finding new technique in field, production, finance, marketing, human resources. अब जैसे आज से आप 15 साल पीछे चले जाओ तो उस टाइम पे लैंडलाइन ज़्यादा था, या फिर आप कह सकते हो कि नोकिया के फ़ोन ज़्यादा थे, है ना। स्मार्टफोन तो काफ़ी रेयर हुआ करता था इंडिया में, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुआ और रिसर्च के बेसिस पे लोगों को पता चला कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। सो धीरे धीरे वैसे ही चीज़ों में डेवलपमेंट आना भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, है ना। जैसे जैसे मार्केट का रिसर्च होगा, मार्केट को प्रॉपर तरीके से स्टडी किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ में डेवलपमेंट आएगा, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो। पहले मार्केटिंग का
साधन था, दूरदर्शन था या रेडियो था। आज के टाइम में आप मोबाइल ओपन कर लो, इंटरनेट ओपन कर लो, कुछ भी ओपन कर लो, आपको सारी की सारी चीज़ें क्या मिलेगी, अवेलेबल इंटरनेट पे मिल जाएगी, जिससे आप प्रोडक्ट को रीच आउट कर सकते हो। ओके, तो इसी को ही कहा जाता है इनकरेज, और ये हर कंपनी करती है। अब मैं भी ओवरऑल मैं देखती रहती हूँ कि मैं भी रिसर्च करती हूँ, मैं नया क्या कर सकती हूँ। मैंने 1-2 वीडियोस एनिमेटेड बनाए, 1-2 वीडियोस में कुछ पीपीटी में इम्प्रूवमेंट लाया, कुछ मैं पीडीएफ से भी पढ़ाती हूँ। तो मैं सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट करती हूँ रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि कुछ भी तरीके का जो है वो प्रॉपर तरीके से चल जाए, है ना। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इनकरेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है इन फ्यूचर। Next is helps to coordinate and control. So management principle are the guidance for the better coordination and control. It is very challenging to create coordination and cooperation among the different employees working in a different department. It is also a different task. अभी यहाँ तक पहले मैं आपको समझाती हूँ। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट का लोअर लेवल के मैनेजमेंट के हर एक एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, तभी वर्क जो है प्रॉपर तरीके से हो पाता है ना। सो इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन परफॉर्मेंस एम्प्लॉय। अगर कोई एम्प्लॉय किसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है या किसी भी तरीके के अनएथिकल चीज़ों को परफॉर्म करता है, तो उनको कंट्रोल करना भी क्या होता है, कंपनी का ही रूल होता है। सो 7th वन इज़ डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है, देखो कोई भी जो फर्म है ना, उनका एक कोई ना तो कोई जो है अप्रोच होता ही है। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, कि जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव ये बनाया कि मैं एक फ्यूचर में सब्सक्राइबर गेन करूँगी, और शायद मैं मेरा ऑब्जेक्टिव अभी तो सब्सक्राइबर गेन करना है, फिर मेरा गोल मोनेटाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव और इसके बीच में, दोनों के बीच में काफ़ी जो है डिफरेंस है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच एंड मैनेजर कैन आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, root cause of problems in a correct manner and provide appropriate solution on it. It build confidence in the mind of a manager. अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने अभी जैसे बताया आपको, पहले तो मैं फाइंड आउट करूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर को क्या चाहिए, या किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, या वो मेरी कौन सी क्वालिटी को देख के सब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना। तो मैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करूँगी, फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, ज़्यादा रीच क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसके प्रॉब्लम को करेक्ट मैनर में फाइंड आउट करूँगी, फिर उसका सॉल्यूशन निकालूंगी, जिससे क्या होगा, एक मेरा जो चैनल है वो कॉन्फिडेंट वे में ग्रो करेगा। तो इसी को कहते हैं डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आपके पास कोई भी काम करने का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, एम नहीं है, तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं, और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।